Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, first year chemistry chapter 11 reaction kinetics. इसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन. स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मैं अक्सर ना अपने बच्चों से ये बात कहता हूँ कि बेटे जहाँ पर भी फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में रेट का वर्ड यूज़ हो वहाँ पर आप समझिए कि बात हो रही है स्पीड की. जी, बात हो रही है किसी भी जो है ना वो हैपनिंग की, किसी भी काम की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँगा रेट ऑफ रिएक्शन तो इसका मतलब हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, और स्पीड ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हमने सीखा कि हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स क्या हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन और इम्परफेक्ट होने वाले जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी का नाम ही रिएक्शन काइनेटिक्स है. तो आज हम प्रॉपर इसका स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का रेट ऑफ रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. इसकी डेफिनेशन सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन की, वो कहते हैं जी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन कंसंट्रेशन change in concentration of reactants or products. Change in concentration of reactants or products divided by divided by time taken, divided by time taken during a chemical change, during a chemical change. ज़रा डेफिनेशन को गौर से देखिएगा. मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. मैंने स्टार्ट पे आपसे बात की, जहाँ पर भी वर्ड रेट की बात होगी इसका मतलब स्पीड. तो स्पीड हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही देखते हैं. तो उन्होंने कहा जी कि दोबारा ज़रा डेफिनेशन देखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन में चेंज. किसकी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट के लिहाज से भी आप देख सकते हैं या आप प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी देख सकते हैं. रिएक्टेंट्स के लिहाज से देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते रहेंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी. अगर प्रोडक्ट्स के लिहाज से बात करेंगे तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. रिएक्टेंट्स के लिहाज से जाएंगे तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन में चेंज है. प्रोडक्ट्स के लिहाज से बात करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी चेंज है. तो इसका मतलब आप किसी भी एंड से जा सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के लिहाज से. कैसे? वो कहते हैं जी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. टाइम के साथ डिवाइड किया. कौन सा टाइम? ड्यूरिंग केमिकल चेंज. जितनी देर में केमिकल चेंज हुआ उस टाइम के साथ डिवाइड कर दें अगर हम किसे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा. स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे जी मैथमेटिकल फॉर्म की इसकी. तो मैथमेटिकली मैं लिखूँगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं RXN लिख रहा हूँ जिसका मतलब रिएक्शन है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन. तो मैं यहाँ पर ना लिखूँगा कि डेल C डिवाइडेड बाय डेल T. चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यहाँ पर सिंपल वही बात कि रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है और ये कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है, ठीक है. डिवाइडेड बाय डेल T
टाइम के साथ डिवाइड किया तो ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। स्टूडेंट्स हम इसका यूनिट लिखेंगे। यूनिट्स की अगर बात की जाए तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमें पता है मोल पर डीएम क्यूब। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में जब हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो हम सोल्यूट की अमाउंट को देखते हैं इन सोल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी। खैर, तो हमारे पास कंसंट्रेशन का जो यूनिट है दैट इज मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मोल डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे पास यूनिट बन जाएगा किसका? रेट ऑफ रिएक्शन का। इट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसके बाद ना हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। तो मैं ना यहाँ पर 3 तरह की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूँगा। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं विच इज़ वेरी फास्ट, विच आर वेरी फास्ट। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं विच आर स्लो, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट जो है ना वो एवरेज स्पीड रखते हैं। इनको खैर डिटेल में पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो मैं एग्जाम्पल्स में सबसे पहले फास्ट रिएक्शंस की एग्जाम्पल लिखूँगा। स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड ऐड करें तो उसी वक्त टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो इमीडिएटली हो जाता है, उसी वक्त कंप्लीट होता है। तो इट मीन्स कि ये फास्ट रिएक्शन है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ फास्ट रिएक्शन, उसी वक्त ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। खैर मैं इसकी एग्जांपल लिखूँगा कि अगर हम क्या करें सिल्वर नाइट्रेट में क्या करें, अगर हम सोडियम क्लोराइड ऐड करें तो उसी वक्त हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इनके सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ पर ना पीपीटी लिख देता हूँ। तो ये फास्ट रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं जी स्लो रिएक्शंस की। स्लो रिएक्शन वो रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगे। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर हम आयरन देखें तो उसकी रस्टिंग सडनली या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में नहीं होती, इट टेक्स टाइम। ठीक है, सम टाइम इट टेक्स मंथ्स, सम टाइम इट टेक्स ईयर्स। तो इसका मतलब ये क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो मैं ना यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख देता हूँ कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो प्रोसेस। और इसी तरह स्टूडेंट्स मॉडरेट रिएक्शंस, स्पीड वाले रिएक्शन भी होते हैं, मॉडरेट रेट वाले रिएक्शन भी होते हैं। जैसे कि हम यूजुअली लैब में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट करवाते हैं, कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास फूड डाइजेशन जो है ये एक मॉडर्न रेट रिएक्शन है, क्योंकि हमारे फूड की डाइजेशन ना तो इमीडिएटली होती है, ना ही इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि फूड डाइजेशन is an example of moderate reaction. Students रेट ऑफ रिएक्शन को अब ना हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक ग्राफ शो किया। यहाँ पर ग्राफ होगा बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले में कंसंट्रेशन और टाइम ही मौजूद हैं। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस और टाइम ऑन एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 2 तरह की स्पीशीज़ होंगी, एक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब जब आप रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो रिएक्टेंट्स की कर्व अलग से बनेगी और प्रोडक्ट्स की कर्व अलग से बनेगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि
ये वो मार्क है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे, और ये वो पॉइंट जहाँ पर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जो है वो ज़ीरो होंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स मैक्सिमम, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इस पॉइंट पे क्या होंगे, ज़ीरो। स्टूडेंट्स, अगर मैं रिएक्टेंट्स के लिहाज से ग्राफ बनाऊँ तो स्टार्ट में रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होते हैं, प्रोडक्ट्स ज़ीरो। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते जाते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कंज्यूम होते जाएंगे, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, जबकि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्टेंट्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ डिक्रीजिंग कर्व के साथ होगा। अगर आप ग्राफ देखेंगे ना तो इस तरह से डिक्रीजिंग कर्व के साथ आप ग्राफ बनाएंगे। लें जी, अगर तो ये कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, अगर तो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का अल्टीमेट गोल केमिकल इक्विलिब्रियम, तो ये जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो ऑब्वियसली सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, तो कंसंट्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को टच कर जाएगी। आगे चलते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट्स इनिशियली ज़ीरो और कंसंट्रेशन फिर बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम की तरफ जाएगी। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो स्टूडेंट्स वही वाली बातें कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स, इनकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो मैंने ग्राफ लिखा इट इज़ फॉर रिएक्टेंट्स और ये जो ग्राफ मैंने लिखा इट इज़ फॉर प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें अगर आपने किसी भी पॉइंट पर जो है ना वो रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। फ़र्ज़ करें कि आपसे कहा जाता है कि आप एट दिस पॉइंट आपने क्या करना है, जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन या इनका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को इस तरफ से कंसंट्रेशन वाले एक्सिस के साथ मिलाएंगे और इस तरफ से हम क्या करेंगे, टाइम के साथ मिलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम को डिवाइड करें तो इस पॉइंट पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। इसी तरह अगर इस पॉइंट पर आप प्रोडक्ट्स के लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप इसी तरह से एक्स और वाई एक्सिस को मिला दें। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि मैं इस पॉइंट पर अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देखना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट को एक्स वाई एक्सिस से मिलाऊंगा, मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स भी आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स के लिए अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं जनाब इस तरह मिला दूंगा, मेरे पास प्रोडक्ट्स के लिए भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। मतलब ग्राफिकली आप किसी भी वक्त किसी भी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन भी मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी वक्त रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स वगैरह की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को देखते हुए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज़रा गौर कीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, मैं रिएक्टेंट को ए से डिनोट कर देता हूँ और ये जो रिएक्टेंट ए हैं ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं जी प्रोडक्ट्स में। चले मैं आपकी आसानी के लिए मैं रिएक्टेंट्स को कुछ इस तरह लिख देता हूँ कि रिएक्टेंट्स हैं जी ए और बी। अच्छा जी, मैंने रिएक्शन लिखा ए और बी जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं जी प्रोडक्ट्स में। अब ज़रा देखिएगा, रिएक्टेंट्स ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इन स्टार्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि ए एंड बी डिक्रीज होती है वेरी फास्ट। कि स्टार्ट में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बड़ी फास्ट, बड़े हाई रेट से क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास यानी कि स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा स्पीड से डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी कि कंसंट्रेशन स्पीड से डिक्रीज़ हो रही है रिएक्टेंट्स की, तो इसका मतलब जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन
दैट इज़ वेरी फास्ट। अब उसके बाद क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो ओबियसली आपके पास कंसंट्रेशन में चेंज भी कम आएगा, तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट मैं पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ कि देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, कि उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब स्टार्ट में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट था, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इससे मुझे ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा क्या रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन नेवर रिमेन सेम। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी सेम नहीं रहता, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब अगर मैं प्रोडक्ट्स को लेट्स सपोज C से डिनोट कर दूं, मैंने इसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स को C से डिनोट कर दिया तो मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन जो आपके पास रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं लिख देता हूँ जी कि A, या अच्छा उसको मैं लिखूँगा जी साथ में dA डिवाइडेड बाई dt, और मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि dB, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स B भी हैं, dB डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पर जो D है ना, ये चेंज को शो कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ मैं लिखूँगा क्योंकि A और B रिएक्ट होने के बाद ये कंज्यूम होते जा रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन का रेट नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। और अगर मैं प्रोडक्ट्स के लिहाज से लिखना चाहूँ तो प्रोडक्ट्स के लिहाज से मैं लिख सकता हूँ कि D कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई dt, और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो मैंने इसको ना पॉजिटिव साइन के साथ शो कर दिया। खैर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इन्हीं बातों को देखते हुए हम कुछ डेफिनेशंस को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम कुछ डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। यहाँ पर एक और बात आपने देखनी है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आप इसे रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स भी कह सकते हैं, और चूँकि प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, अपीयर होना शुरू हो रहे हैं, तो आप इसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बेटे डेफिनेशन आती है जी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देखेंगे जी जरा कि रेट ऑफ रिएक्शन between two specific time intervals called, आप इसे नाम देंगे जी क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इसे लिख देता हूँ जी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लें जी, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकली फार्मूला बिल्कुल वही है जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लिखा था। इस ग्राफ से अगर आप देखना चाहें ना, तो फ़र्ज़ करें मैं इस ग्राफ में जो है इस पॉइंट को A का नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को B का नाम दे देता हूँ।
ए और बी दो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम है, इनके दरमियान अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ले जी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन एट a specific interval of time called instantaneous rate of reaction। इसे आप नाम देंगे जी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। ज़रा डेफिनेशन पे गौर कीजिए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने कहा जी कि रेट ऑफ रिएक्शन है बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स या टाइम इंटरवल, दो पॉइंट्स के दरमियान, दो नुकात के दरमियान, दो मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के दरमियान जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस, वर्ड इंस्टेंटेनियस अगर आप देखेंगे ना तो इसमें वर्ड आएगा इंस्टेंट, यानी कि किसी लम्हे पे। तो ज़रा डेफिनेशन पे भी आ जाते हैं। उसने कहा जी रेट ऑफ रिएक्शन है ये कब, एट ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। स्पेसिफिक कह दें, सर्टन कह दें, एक ही बात है। किसी वक्त के किसी एक ख़ास लम्हे पर अगर आप रेट देखना चाहते हैं तो दैट विल कॉल रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ ए पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहता हूँ तो ए जो है ये किसी ख़ास स्पेसिफिक इंटरवल पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ तो दैट विल कॉल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। या इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कोई रिएक्शन 4 मिनट में कंप्लीट हुआ, मैं कहता हूँ जी कि मैं देखना चाहता हूँ कि 3 मिनट 22 सेकंड पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो 3 मिनट 22 सेकंड एक स्पेसिफिक इंटरवल था। मैं ये नहीं देखना चाह रहा कि शुरू से लेकर 3 मिनट 22 सेकंड तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि चलता रहा रिएक्शन, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 3 मिनट 22 सेकंड पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन था, तो दैट विल कॉल इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स, आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ना जब हम फार्मूला लिखते हैं तो हम कंसंट्रेशन में चेंज को डी से शो करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके फार्मूला को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि रेट, कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस, ये इक्वल होगा डेल चेंज इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ए की भी हो सकती है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय dt, और इसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। कब, अगर मेरे पास ए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हों लेट्स सपोज बी प्रोडक्ट्स में, तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कम होते जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ और प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं पॉजिटिव साइन के साथ। रेट ऑफ डिसअपेरेंस, वही बातें रिपीट हुई, और रेट ऑफ अपेयरेंस। स्टूडेंट्स, इसके बाद ना आपने कंपैरिजन बता देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरिजन, किस किस के दरमियान कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लें जी, आपने ना इनके दरमियान कंपैरिजन बता देना है। कंपैरिजन क्या है, यानी कि कब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, कब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर दी हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि एट स्टार्ट के रिएक्शन के स्टार्ट में जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है
दैट विल बी ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आर इंस्टेंटेनियस इज़ ग्रेटर देन आर एवरेज। इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा, बड़ी फास्टली जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज़ होगी। जितनी तेज़ी से कंसंट्रेशन में चेंज आएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। तो शुरू में अगर आप किसी भी लम्हे पर रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो दैट विल बी हायर, और उसे आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का नाम देंगे, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त कम होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जी एट ऑलमोस्ट एंड, तकरीबन जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ होगा तो बात को रिवर्स कर देते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कौन सा जी? एवरेज, ये ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू रेट कौन सा जी? इंस्टेंटेनियस। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि एट अ स्पेसिफिक इंटरवल, एट अ स्पेसिफिक इंटरवल, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन एक इंटरवल ऐसा ज़रूर आता है जहाँ पर रेट ऑफ एवरेज और रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये बातें आपने कुछ याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट इज़ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक लिखेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है? चलें जी, इससे ज़रा देखते हैं जी। अब स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की अगर हम डेफिनेशन लिखने जाएं तो कहते हैं जी कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन एज यूनिटी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी। तो मैं डेफिनेशन को यहाँ पर लिखूँगा जी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of reactants are taken as unity। जब आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी यानी कि 1 लिया तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये आपके पास रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा लॉ ऑफ मैस एक्शन को। लॉ ऑफ मैस एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मैस एक्शन कहता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर। यानी कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसी तरह हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स के। किसके प्रोडक्ट्स के? रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट्स के। कब? जब आपने जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल थे आपने उन्हें क्या किया? पार बना दिया, एक्सपोनेंट्स बना दिया। कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बना देंगे? सी और डी बना देंगे। लें जी, सी प्लस डी। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ए नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट ए के थे, बी नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट बी के थे, सी नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट सी और डी नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट डी के थे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ मैस एक्शन अगर हम लिखेंगे तो रेट जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और हमने इनके नंबर ऑफ मोल्स को इनकी पार बना दिया।
रिलेशन है, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रेट आपके पास इक्वल हो जाएगा के इंटू ए और साथ में बी। लें जी, यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर हम क्या करें कि लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमने कितनी ली जी, इक्वल टू 1। डेफिनेशन पर आ रहा हूँ मैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूनिटी लिख लूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि आर आपके पास इक्वल हो जाएगा जी के इंटू 1 पार ए, ठीक है। और इसी तरह बी की जगह भी आप क्या लिखेंगे, 1 पार बी। तो 1 पार ए 1 पार बी, ए 1 की कुछ भी पावर होगी तो वो 1 ही होगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि आर इक्वल टू के। लें जी, ये ना आपके पास इक्वेशन बनती है। यहाँ पर के आपके पास क्या है, इसे आप नाम देते हैं रिएक्शन कांस्टेंट का, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का, ठीक है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या आप इसे नाम देते हैं किसका, आप इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट का नाम भी आप इसे दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी डिपेंडेंस की, तो वो कहते हैं जी कि ये आपके पास के की वैल्यू डिफरेंट रिएक्शंस के लिए सेम रहती है, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से के की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कि जो के है इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा अगर आप के का यूनिट देखना चाहते हैं तो के का जो यूनिट है वो डिपेंड करता है, यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ले ये ना हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी और उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। सारा जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, दैट वाज इम्पोर्टेंट जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस, कि शॉर्ट क्वेश्चंस ही इसमें से पूछे जाएंगे, तो आपको डेफिनेशंस अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए और एमसीक्यूज़ के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स इस तरह से आपको ये पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।